कोलकाता के टोलीगंज इलाके में हर सुबह की तरह सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे। तभी एक शौचालय के सामने सफाई करते वक्त सफाई कर्मचारी को 3 अखबार के पैकेट पड़े हुए दिखे जो कि नारियल की रस्सी से बंधे हुए थे। तो उनमें से एक पैकेट सफाई कर्मचारी ने उठाया और उसे खोला। जैसे उसने उस पैकेट को खोला उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के आसपास के सफाई कर्मचारी भी वहां गए। वो देख के वो लोग भी पैनिक हो गए क्योंकि उन अखबार के पैकेट्स के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। सो हाय गाइस, वेलकम टू FRK आर्काइव्स एंड आज का केस है बेला रानी दत्ता केस। आजकल हमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बेंगलोर का फ्रिज केस देखने को मिला, थोड़े टाइम पहले हमने दिल्ली का फ्रिज केस देखा। तो ऐसा लगता है कि अभी ही कुछ ज़्यादा ब्रूटल क्राइम्स हो रहे हैं, पर आपको पता नहीं हुआ कि आज से 70 साल पहले एक ऐसा केस सामने आया था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 30 जनवरी 1954 सुबह सफाई करते वक्त कुछ कर्मचारियों को इंसानी शरीर के टुकड़े मिले थे कुछ पैकेट्स में। वह देखते ही उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस वहां के एक एक पैकेट खोलने लगी। एक पैकेट में उन्हें इंसानी 2 कटी हुई बाजुएं मिली, दूसरे पैकेट में उन्हें कुछ उंगलियां और हाथ के हिस्से मिले और तीसरे पैकेट में कटी हुई कोहनी मिली। और जिस अखबार में ये बॉडी पार्ट्स लिपटे हुए थे वह कोलकाता का लोकल न्यूज़पेपर जुगांतर था और वह 21 नवंबर 1953 का एडिशन था, मतलब इस हादसे के सिर्फ 2 महीने पुराना। तो पुलिस सारे बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करती है और उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। और उन्हें आशंका थी कि बाकी के बॉडी पार्ट्स भी उन्हें ज़रूर मिलेंगे। सुबह से दिन हो चुका था और कालीघाट पार्क में कुछ लोग टहल रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति की नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ती है। पेड़ के नीचे कुछ अखबार के पैकेट्स पड़े हुए थे। तो वह पेड़ के करीब जाता है, उनमें से एक पैकेट उठाता है, नारियल की रस्सी को खोलता है और जैसे ही उस पैकेट को ओपन करता है उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन के बाकी के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि सामने सारे अखबारों में इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं। फिर वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस जगह को सील करती है, एक एक करके पैकेट्स खोलना शुरू करती है। तो एक पैकेट में उन्हें 2 कटे हुए इंसानी पैर मिलते हैं, दूसरे पैकेट में उन्हें एक कटा हुआ सर मिलता है जिसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई थी और पूरा फेस स्किन कर दिया गया था, मतलब उसकी पूरी स्किन निकाल दी गई थी। आमतौर पर क्रिमिनल्स ऐसा करते हैं ताकि डेड बॉडी की पहचान नहीं हो सके। फिर पुलिस इन बॉडी पार्ट्स को मिलने के बाद पूरा गार्डन सर्च करने लगती है। तभी कुछ दूरी पे उन्हें एक और पैकेट मिलता है जिसमें कटी हुई 2 जांघ पड़ी हुई थी और उनमें से एक जांघ पर एक कटा हुआ निशान था बहुत पुराना, जैसे किसी बर्थ मार्क या चोट का हो। तो पुलिस सारे बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करती है, उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाती है पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें कि यह पार्क कुछ ही दूरी की डिस्टेंस पे था जहां पर सुबह कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है और उस लाश के साथ एक भ्रूण भी था, मतलब एक चाइल्ड, उसकी भी डेड बॉडी उस पैकेट में मिली थी। अब पुलिस का रियल टास्क शुरू होता है इस डेड बॉडी की शिनाख्त करना, और वह बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था क्योंकि पिछले 1 महीने में कोई भी गुमशुदगी की किसी की रिपोर्ट नहीं की गई थी। तो उसकी आइडेंटिटी पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। मुजरिम पता करना तो बहुत दूर की बात है। दिन बीतते गए, पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। तो पुलिस ने यह केस एक जासूसी पुलिस को दिया। जासूसी पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लग गई और पूरी बॉडी पार्ट्स लेकर वो एक सर्जन के पास गई जो कि प्लास्टिक सर्जन थे। जासूसी पुलिस उन्हें कहती है कि आप इन बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसका फेस बना सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो वह बॉडी पार्ट्स और स्कल की मदद से एक फेस बनाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि मैं 100% तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये लास्ट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता फेस है। तो पुलिस उस फेस की फ़ोटो लेकर सारे अखबार में, सारे थानों में लगा दी जाती है, सारी प्लेसेस पे लगा दी जाती है, पर उससे कोई हेल्प नहीं मिलती है बिकॉज कोई भी लीड उससे हासिल नहीं होती, कोई भी उसकी डेड बॉडी को देखने नहीं आता है। पुलिस पर प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रूटल केस कभी नहीं हुआ था। तो सब लोग को था कि एटलीस्ट ये तो पता लगाओ कि लाश किस लड़की की है। देखते ही देखते लगभग 1 महीना निकल चुका था पर कोई भी पुलिस को लीड हाथ में नहीं लगी थी। 25 फरवरी जो इस जासूसी पुलिस के इंस्पेक्टर थे जो इस केस को लीड कर रहे थे, वो अपना काम ख़त्म करके रात में घर जा रहे थे। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो एक मेडिकल शॉप पे रुकते हैं एक कफ सिरप लेने के लिए। तो वो मेडिकल सिरप पे जाते हैं और मेडिकल वाले से बोलते हैं कि मुझे कफ सिरप चाहिए, वो मुझे दे दो। तो मेडिकल वाला बोलता है कि मेरे पास कफ सिरप तो नहीं है, आप कुछ टैबलेट्स ले जाओ बुखार वगैरह की। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा मेडिकल खोल रखा है, तुम्हारे पास एक कफ सिरप नहीं है बेसिक सी। तो वो मेडिकल वाला कहता है कि सर मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ एक काम करने आता हूँ, मेरा मालिक तो पिछले 1 महीने से कभी मेडिकल आया ही नहीं।
तो ना तो कोई सामान है, ना मेरे पास कोई पैसे है स्टॉक लाने के लिए, तो जैसे तैसे ये मेडिकल चल रहा है। तो पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में केस के बारे में सोचते रहते हैं, तभी उनके दिमाग में एक क्लिक होता है। एक तो वो जासूसी पुलिस थे, उनका दिमाग चलते रहता है, वो किसी भी चीज़ को उस केस से या किसी केस से कनेक्ट करते रहते हैं। तो वही से कनेक्ट करते हैं उस केस से कि मेडिकल शॉप ओनर भी 30 दिन से गायब है और इस केस को भी लगभग हुए 30 दिन हो चुके हैं। तो वो अपनी गाड़ी पलटाते हैं और उस मेडिकल शॉप पे जाते हैं। वो मेडिकल वाले लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे साहब का पता और नाम बताओ। तो मेडिकल शॉप वाला बताता है कि हमारे साहब का नाम है वीरेंद्र दत्ता घोष और उनका ये एड्रेस है। तो वो इंस्पेक्टर टर्फ रोड के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो वीरेंद्र दत्ता रहता था। वो देखते देखते उस घर तक पहुँचते हैं, पर घर पर ताला लगा हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। तो वो आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं कि यहाँ पर वीरेंद्र दत्ता रहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ रहते हैं, पर कुछ 1 महीने से वो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, वो यहाँ नहीं दिखे हैं। तो पुलिस कहती है कि 1 महीने से गायब है, आपको कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेंगे या कहाँ गए हैं? लास्ट टाइम वो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए मेरे पास उसे छोड़ के गए थे और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले गए थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो चेकअप कराने के लिए। और उसके बाद से वो कभी नज़र नहीं आया, हमेशा घर पे ताला लगा हुआ था। पर वो लेडी पुलिस से कहती है कि हाँ एक एड्रेस मैं आपको बताती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिए, शायद वो वहाँ पर आपको मिल जाए। तो पुलिस एड्रेस नोट करती है और इस एड्रेस पर पहुँचती है। पुलिस दूर से ही उस घर पर नज़र रखती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी रह रही है, उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। उस घर पर नज़र रखते हुए 2 दिन निकल चुके थे। ये जासूसी पुलिस थी, इसलिए वर्दी में नहीं थी, नॉर्मल कपड़े पहनकर उस घर पर नज़र रख रही थी। तभी 28 फरवरी की सुबह एक व्यक्ति उस घर में घुसता है गमछा डाले हुए। तो पुलिस अलर्ट हो जाती है और वो इंतज़ार करती है कि कब वो वापस निकलेगा। कुछ घंटों बाद दिन में 12 बजे करीब वो घर से बाहर निकलता है और पुलिस उसका पीछा करती है। कुछ दूर ही जाने पर पुलिस उसे आवाज़ लगाती है, वीरेंद्र दत्ता। तो वो पलटता है। तो पुलिस उसे कहती है कि तुम वीरेंद्र दत्ता हो? वह कहता है हाँ, पर आप लोग कौन? तो बोलता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो वो एकदम हक्का बक्का हो जाता है, घबरा जाता है। पुलिस उसे कहती है आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस उसे जीप में बिठाकर पुलिस हेडक्वार्टर ले जाती है। थाने में उससे पुलिस पूछताछ शुरू करती है, पर वो कुछ भी कबूल नहीं करता। पर सख्ती से पूछताछ करने पर वह कन्फेस करता है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे, तभी से वो अपने चाचा के साथ रहता था। उसकी 2 बहनें भी थी, पर वो अलग शहर में रहती थी। बचपन से ही चाचा ने उसे पाला। चाचा के देहांत के बाद चाचा के बच्चों ने, मतलब उसके कजिन्स ने उसका ख्याल रखा, उसके अपने घर में रखा, अपने साथ में रखा। वो पढ़ाई में काफ़ी उसका मन नहीं था, फेल हो जाता था। तो जैसे तैसे उन लोगों ने उसकी एक मेडिकल शॉप भी खोल के दी, पूरे कागजात बना के दिए, उसके नाम सब कुछ करके दिया कि भाई तू तेरी अपनी लाइफ सुधार और इस मेडिकल को चला। तो देखते ही देखते वो उस मेडिकल पर बैठने लगा, चलाने लगा और टाइम निकलते गया और वो 24 साल का हो चुका था। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। उसके चचेरे भाई के बच्चे भी बड़े हो गए थे, जिसमें से एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल थी और उसका नाम था बेला रानी। बेला रानी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वो वीरेंद्र को बहुत पसंद थी और बेला रानी को भी वीरेंद्र काफ़ी पसंद था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर जब ये घर वालों को इनकी कहानी पता पड़ी तो वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो रिश्ते में उसका चाचा लगता था। पर वो दोनों नहीं माने। वह दोनों घर से भाग गए और कोलकाता में ही एक घर किराए से रहकर वहाँ रहने लगे। काफ़ी समय गुजर चुका था। वीरेंद्र दत्ता ने बेला रानी से शादी नहीं की थी, पर एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया था। काफ़ी टाइम निकल गया, उनका एक बच्चा भी हुआ, एक लड़का हुआ उन्हें, और उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी वीरेंद्र दत्ता की लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम था मीरा। वो उसे काफ़ी पसंद करने लगता है और मीरा भी उसे काफ़ी पसंद करने लगती है और देखते ही देखते दोनों शादी कर लेते हैं। अब वीरेंद्र दत्ता 2 लाइफ जी रहा था। उसकी पहली बीवी बेला रानी और दूसरी बीवी मीरा। वह दिन में बेला रानी के साथ रहता और रात में मीरा के साथ रहता। वो बेला रानी को कहता कि मेडिकल पे काम ज़्यादा है तो रात में काम करूँगा, रात में मेडिकल संभालूंगा। और उधर मीरा को कहता कि मैं दिन में मेडिकल पे रहता हूँ तो रात में आऊँगा। इस तरीके से वो 2 ज़िंदगी जी रहा था और वो मेडिकल पे बहुत कम जाया करता था। मतलब उसके पास टाइम ही नहीं मिल रहा था ना, वो दोनों ज़िंदगी जी रहा था, कभी इस घर में कभी उस घर में, तो उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो मेडिकल भी धीरे धीरे कम चलने लगा और तंगी होने लगी। इसी बीच मीरा प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने निकल गए, उसका बच्चा हुआ, पर कुछ वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। तो वह काफ़ी डिप्रेस हो गई उस चीज़ से। और थोड़ी वक्त बाद बेला रानी भी प्रेग्नेंट हो गई। वह दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी। अब वीरेंद्र दत्ता
काफ़ी टेंशन में आ गया क्योंकि वो ऑलरेडी 2 लाइफ जी रहा है। बेला रानी के दूसरा बच्चा होने वाला है, मीरा के साथ भी आगे जाके बच्चा होगा, मेडिकल उसका चल नहीं रहा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आज नहीं तो कल इन दोनों को इसकी दूसरी शादियों के बारे में पता चल जाएगा। तो वो काफ़ी सोच समझने के बाद निर्णय लेता है कि बेला रानी को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उससे ऑफिशियली भी उसकी शादी नहीं हुई है और मीरा से शादी हुई है। तो अगर बेला रानी को वो रास्ते से हटा देगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक शाम वो अपने घर पहुंचता है और बेला रानी से झगड़ा शुरू करता है। दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। वह कहता कि यह बच्चा मेरा नहीं किसी और का है, और इसी बीच वो कुछ भारी सामान उठाकर बेला रानी के सर में दे मारता है, जिससे वह गिर जाती है। वह उठता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। जब वो मेक श्योर कर लेता है कि वो मर चुकी है, वो उसकी लाश को उठाकर अलमारी में बंद कर देता है और आगे जाके अपने बच्चे के साथ सो जाता है। अगले ही दिन सुबह वो अपने बच्चे को पड़ोसी लेडी के पास छोड़ देता है कि प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ चेकअप के लिए। और वह घर में जाता है। वह एक चाकू से अपनी वाइफ के छोटे छोटे टुकड़े करता है और पॉलीथीन्स में पैक करना शुरू करता है। फिर उन्हें अखबार से लपेटता है और उसे नारियल की रस्सी से बांध देता है। इससे कई सारे वो पैकेट्स बनाता है। पूरे 2 दिन तक वो पैकेट्स बनाता है और फिर रात में उसे डिस्पोज करना शुरू करता है। कुछ पैकेट्स वो शौचालय के सामने डिस्पोज करता है और कुछ पैकेट्स वो पार्क में फेंक देता है। इस तरीके से वो सारी बॉडी के पार्ट्स शहर में 2-3 जगह पर फेंक देता है। पुलिस के लिए काफ़ी शॉकिंग कन्फेशन था, बिकॉज ऐसा क्राइम उस समय में कभी नहीं होता था, बहुत ही कम सुनने को मिलता था। तो पुलिस उसका कन्फेशन पूरा नोट करती है, बेला रानी की फैमिली को कनेक्ट करती है, उन्हें बुलाती है और बेला रानी की माँ कंफर्म करती है कि ये लाश बेला रानी की है, क्योंकि उसकी जांघ पे जो निशान था वो बेला रानी का निशान ही था। बचपन में खेलते वक्त वो गिर गई थी, जिससे वो उसकी जांघ पर वो निशान आया था। मुकदमा चला और वीरेंद्र दत्ता को 1956 में फांसी की सज़ा दी गई। सो यह था बेला रानी दत्ता का सबसे शॉकिंग केस। काफ़ी डिस्टर्बिंग केस था उन दिनों में ये। और ऐसे और ब्रूटल केसेस, क्राइम स्टोरीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी कोई स्टोरीज़, ऐसे कोई केस आपके पास हो तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी डाली है, उस पर ईमेल कीजिए। मैं ज़रूर आपके केस को फीचर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।